हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस लेक्चर में 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ जोन, एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट ड्यू टू फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन एंड इंटेंसिटी। इन तीनों के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन होता क्या है, और फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन की हमने एरिया भी निकाली थी। और ये हम इस लेक्चर में हम एवरेज डिस्टेंस ऑफ जोन यानी जोन एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे, जोन की एवरेज डिस्टेंस निकालेंगे और एम्पलीट्यूड निकालेंगे किसी पॉइंट पर और इंटेंसिटी निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले हम फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन वो क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन में एक वेव फ्रंट लिया था, सेम वैसे ही प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और फिर इन तीनों टॉपिक को देखते हैं। तो और फिर फ्रेस्नेल ने क्या बताया था, फ्रेस्नेल ने वेव फ्रंट जो लिया था उसको nth जोन में उसने डिवाइड किया था। तो यहाँ पे nth यानी कि कई जोन में डिवाइड किया था, nth जोन में। तो ये हम एक यहाँ पे बस एक ही जोन लेंगे, उन्होंने nth जोन में डिवाइड किया था, पर से हम एक ही जोन को दिखाएंगे nवा यानी कि लास्ट वाला जोन, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कई जोन्स हैं, पर से हम nth जोन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये सब nth जोन के लिए ही हम निकालेंगे, ठीक है। और जब nth जोन के लिए निकाल लेंगे तो फिर तो हम सबके लिए निकाल लेंगे। इसलिए ये सब जो एवरेज डिस्टेंस है और एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर nth जोन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। और nth जोन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इसी को nth जोन कहते हैं। हमने जैसे पिछले लेक्चर में किया था सेम टू सेम, यहाँ से p डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने p लिया था, पिछले लेक्चर में हमने लिया था। और देखिए इसी nth ये जोन है। nth जोन किसे कहते हैं, ये जो नीचे वाला लाइन है, जो ये नीचे वाला लाइन है, ये n-1th सर्कल है, ठीक है। ये क्या है, n-1th सर्कल है। और ये वाला जो है nth, ये वाला जो है nth सर्कल है, ठीक है। और ये वाला n-1th सर्कल है और ये nth सर्कल है। और nth जोन किसको कहते हैं, n-1th सर्कल और nth सर्कल, इन दोनों से जो बना ये एरिया है, देखिए ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल से जो बना एरिया, जो ये एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे, nth जोन, ठीक है। ये इसे तो nth जोन कहेंगे। पर जो फ्रेस्नेल है उसने इसको कई जोन में डिवाइड किया था, बट हम यहाँ पे एक ही जोन को आपको दिखा रहे हैं। कौन, nth जोन को हम दिखा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे nth जोन के लिए सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ निकालेंगे और उससे हम किसी भी जोन का निकाल सकते हैं जो उन्होंने कई जोन में डिवाइड किया था उन सब का। बट यहाँ पे nth जोन को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि nth जोन अगर निकल जाएगा तो उनकी कोई भी जोन निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा कि nth जोन किसे कहते हैं। अब चलिए पहला टॉपिक क्या, एवरेज डिस्टेंस ऑफ जोन। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी को p मेजर किया, ठीक है। और फिर जो पहला सर्कल था, एक और दिखा देते फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला सर्कल था, वहाँ से डिस्टेंस हमने क्या माना था, p प्लस λ/2। क्यों हमने ऐसा माना था p प्लस λ/2, क्योंकि देखिए पहला ये है, दूसरा ये है। तो उन्होंने कहा था किन्हीं दो सक्सेसिव जोन के बीच, किन्हीं दो सक्सेसिव जोन के बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है वो λ/2 होता है। λ/2 होता है पार्ट डिफरेंट, और फेज डिफरेंस क्या होता है पाई, और टाइम डिफरेंस होता है t/। ये चीज़ आप याद रखिए, हमने पिछले लेक्चर में सब कुछ ही बताया था। इसलिए अगर इसको p लेंगे तो अगले वाले को p प्लस λ/2 लेंगे। तो वैसे ही अगर हम n-1 सर्कल को देखिए तो फर्स्ट वाला सर्कल था, ठीक है। अब n-1 सर्कल ये वाला है जो हमने अभी दिखाया, n-1 सर्कल। इसको अगर देखते हैं हम तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये होगी p प्लस n-1 λ/2। और अगर इसको देखते हैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस, ये इसकी डिस्टेंस है,
इस सर्कल से इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। और इस सर्कल से देखते हैं, लास्ट वाले सर्कल से देखते हैं तो होगा p प्लस n लेमडा बाई 2, ये होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो हमें इस n माइनस वन सर्कल से पॉइंट p की डिस्टेंस तो पता है, और हमें जो ये वाला सर्कल nth सर्कल है, nth सर्कल, इससे भी हमें डिस्टेंस पता है, इससे भी हमें डिस्टेंस पता है, और इन दोनों से जो बना ये जोन है वहां से हमें डिस्टेंस निकालना है कि वहां से p की डिस्टेंस क्या होगी, और उसे ही कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। और ये यहाँ पे nth जोन बना लीजिए क्योंकि हम nth जोन सब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो nth जोन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसे हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस। तो इसलिए nth जोन, जो ये nth जोन है, उससे डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट p की। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम इन दोनों जो n-1th सर्कल है और ये nth सर्कल है, इन दोनों का हम मीन ले लेंगे तो एवरेज डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन अगर लेते हैं, ठीक है, मीन लेते हैं, ठीक है, चलिए मीन लेते हैं। तो चलिए इरेजर देखते हैं, इरेजर कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों सर्कल का n-1th सर्कल और nth सर्कल, इन दोनों का अगर मीन ले लेंगे तो nth जोन से पॉइंट p की डिस्टेंस मिल जाएगी, उसे हम एवरेज डिस्टेंस कहेंगे किसी भी जोन की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे nth जोन की बात हुई तो nth जोन की कहेंगे। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, मीन ले लेते हैं। तो ये सब मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, किसका किसका मीन लेने के लिए, n-1th सर्कल से पॉइंट p की जो डिस्टेंस थी और nth सर्कल से जो पॉइंट p की डिस्टेंस थी, उन दोनों की मीन। तो चलिए लिखते हैं एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ nth जोन, ठीक है। कैसे निकलेंगे, मीन ले लेंगे दोनों का, मार्कर बिल्कुल रहे, ठीक है, मीन ले लेंगे। तो क्या था, p प्लस n-1 लेमडा बाई 2, ये किसकी डिस्टेंस थी, ये n-1th सर्कल से पॉइंट p की डिस्टेंस थी, और ये किसकी डिस्टेंस थी, p प्लस n लेमडा बाई 2, ये nth सर्कल से पॉइंट p की डिस्टेंस थी। और दोनों का अगर मीन लेते हैं तो nth जोन से डिस्टेंस मिल जाएगी पॉइंट p के, और इससे हम कहेंगे एवरेज डिस्टेंस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 2p प्लस 2p, और इनमें से लेमडा बाई, इसमें और इसमें से लेमडा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं n-1, और ये हो जाएगा प्लस n, ठीक है, और लेमडा बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 2p प्लस लेमडा बाई 2, और n क्या होगा, 2n, ब्रैकेट में यहाँ बीच में देखिए प्लस रहेगा, मैंने गलती किया, प्लस 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 और बाई, ठीक है। हमने कहीं कैलकुलेशन गलती कर रहा है, ये लेमडा बाई 2 कहाँ से बच गया, ये लेमडा बाई 2, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गया, हमने एवरेज लिया तो ये और ये तो 2p हो जाएगा, इसमें से हमने लेमडा बाई 2 कॉमन ले लिया तो n-1 प्लस n, बस यही बचेगा, ठीक है, बाई 2 तो रहेगा ही। अब सॉल्व करते हैं इसको, 2p प्लस लेमडा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, 2n, ठीक है, 2n माइनस 1, और अपान में 2 था, तो अगर ऊपर जाएगा 2 तो ये तो 2 कैंसिल कर देगा, तो p ये हो जाएगा लेमडा बाई 4 और 2n माइनस 1। तो ये क्या निकला, ये आपका निकला n, जो nth जोन हमने बनाया तो उस nth जोन से पॉइंट p की हमें डिस्टेंस निकली। तो हमने nth जोन ही आपको दिखाया था, पर उस वेव फ्रंट जो हमने बनाया तो उस वेव फ्रंट में कई जोन है, पहला दूसरा तीसरा कई जोन है, ऐसे ही n जोन है। तो हमने nth जोन से जो डिस्टेंस थी पॉइंट p की उसे निकाली है। अगर आपको पहले जोन के अकॉर्डिंग निकालना है कि पहले जोन
तो उससे पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप n की जगह 1 रख देंगे और आपको सेकेंड जोन की डिस्टेंस, सेकेंड जोन से पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालनी है तो आप यहाँ पे सेकेंड यानी कि यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो आपको निकल जाएगा किसी भी जोन की। इसलिए nth जोन की हमें पता है तो हम किसी भी जोन की पता कर सकते हैं n की जगह कोई भी रखकर। तो ये तो डिस्टेंस, ये तो पहला टॉपिक हो गया एवरेज डिस्टेंस। अब चलिए अपने दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक क्या, एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट ड्यू टू फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। इसको निकालते हैं, एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो हम nth जोन के अकॉर्डिंग ही एम्पलीट्यूड निकालेंगे पॉइंट पी पर, nth जोन के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे एम्पलीट्यूड पॉइंट पी पर, फिर हम पूरे निकालेंगे। पहले हम nth जोन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, nth जोन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तो फिर किसी भी जोन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे और फिर आप फिर एम्पलीट्यूड निकल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ये चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे टॉपिक को, देखते हैं क्या एम्पलीट्यूड एट ए पॉइंट ड्यू टू फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपको ये चीज़ याद रखना है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इसको देख लिया। तो लिख देते हैं एम्पलीट्यूड depend on the 3 factor, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है इसको लिख लिया जाए, किस पे डिपेंड करता है। तो पहला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ जोन। तो आप सोच रहे हैं कि अब किस एरिया की, हम किस जोन की एरिया लें, एरिया ऑफ जोन। यहाँ हम nth जोन, हमने nth जोन लिया उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर हमने एम्पलीट्यूड हमें देखना है, इसलिए हमें जो यहाँ पे जो एरिया लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो भी nth जोन का ही लेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑब्लिक्विटी फैक्टर, अब ये क्या होता है इसको हम आगे समझेंगे, ऑब्लिक्विटी फैक्टर, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो होता है एवरेज डिस्टेंस, जो हमने अभी निकाला। तो हम nth जोन की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी एवरेज डिस्टेंस हम लोग nth जोन से ही लेंगे, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड nth जोन के अकॉर्डिंग निकालना है पॉइंट पी पर। तो चलिए लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो होगा एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ जोन। एरिया ऑफ जोन क्या होता है, एरिया ऑफ जोन होता है, निकाला था हमने पिछले लेक्चर में, हमने निकाला था एरिया ऑफ जोन को, पाई होता है पी लेमडा प्लस 2n-1 लेमडा स्क्वायर बाई 4, ये होता है, ठीक है, ये होता है। और जो ऑब्लिक्विटी फैक्टर क्या होता है ये देख लीजिए, 1 प्लस कॉस, और देखिए यहाँ पे थीटा होता है। तो अब थीटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे थीटा एन लेंगे। क्यों एन लेंगे, क्योंकि हम nth जोन को देखेंगे। तो अभी ऑब्लिक्विटी फैक्टर को भी देखा जाए तो वो क्या होता है, पहले फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होता है। और एवरेज डिस्टेंस हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, p प्लस 2n-1 निकाला था, यहाँ पे क्या था, लेमडा बाई 4। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एम्पलीट्यूड nth जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं और ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो एम्पलीट्यूड थोड़ा नीचे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों में से लेमडा कॉमन लेते हैं तो पाई तो है ही, अगर लेमडा कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, p प्लस 2n-1 लेमडा बाई 4, ठीक है, ये बचेगा। और इधर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा n, ठीक है। ऐसे ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर अच्छे से दिख रहा है तो देखिए। और नीचे क्या हो जाएगा, और नीचे क्या है, एवरेज डिस्टेंस।
p प्लस 2n-1 λ/4। तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देख लेते हैं क्या बचे, इसको मिटा देते हैं। क्या बच रहा है, बच रहा है एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल पाई लैम्डा, ये तो बच रहा है, दोनों कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा एन, ठीक है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको इस फॉर्मूले से ये तो लग रहा होगा जो एम्पलीट्यूड है वो थीटा एन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि अभी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि थीटा उस जोन का जो होगा एम्पलीट्यूड वही होगा, यानी कि उसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए थीटा एन देख लेते हैं कि थीटा एन क्या होता है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसे हम कहते हैं ऑब्लिक्विटी फैक्टर, इसी को अब हम समझेंगे, ठीक है। हमने तो एम्पलीट्यूड निकाल दिया, चलिए इसके लिए थोड़ा सा फिगर फिर से बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए फिगर फिर से बना लेते हैं, और इस बार देखिए जो हम जो डायरेक्टली जोन बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम जोन बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट जोन बनाएंगे। तो हमने पॉइंट पी लिया था यहाँ पे, ठीक, और इसे कई जोन में डिवाइड किया था। तो चलिए यहाँ पे जो हम ब्लैक से बना रहे हैं वही समझिए जोन है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल नहीं हमने बनाया, डायरेक्ट हम जोन बनाते हैं। ये हमारा nth जोन है, ठीक है, ये nth जोन है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं ये फर्स्ट जोन है, चलिए सेकेंड जोन लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड और nth जोन, 3 जोन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हम समझेंगे कि थीटा ये क्या होता है, यहाँ पे थीटा है क्या, ठीक है। तो देखिए जो ये पहला जोन है, चलिए पहले यही देख लेते स्टार्टिंग से। अगर हम कोई यहाँ पे डॉटेड लाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोई डॉटेड लाइन करते हैं, और यहाँ से हमने जो डिस्टेंस की थी, इसको यहाँ से डिस्टेंस हमने कुछ दी थी, तो ये जो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो हम यहाँ पे nth जोन को देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम अपने थीटा एन लिखा था, ये थीटा एन हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, अगर हम ये देखिए, ये मान लीजिए कि दूसरा वाला जोन है, ठीक है, दूसरा, यहाँ से भी कुछ हमने डिस्टेंस मेजर की थी, यहाँ से भी हमने कुछ डिस्टेंस मेजर की थी। तो देखिए यहाँ से जो इसी लाइन से देखेंगे, इस लाइन से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे तो थीटा एन बड़ा हो जाता है, यानी कि सेकेंड जोन की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड जोन की क्या हो रही है, थीटा बड़ी हो जा रही है। और फिर फर्स्ट जोन की बात करते हैं, यहाँ से डिस्टेंस फर्स्ट जोन की, ठीक है, यहाँ से, यानी कि ये थीटा तो सबसे बड़ा हो जा रहा है, यानी कि थीटा 1 तो सबसे बड़ा है, यानी ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर जा रहा है तो थीटा एन घटते जा रहा है। इसी से आप लोग को ये चीज़ देख सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड है वो थीटा एन पे अगर डिपेंड कर रहा है, तो जो थीटा एन हमें पता है कि सबसे लेस है, थीटा 1 सबसे बड़ा है। जब थीटा 1 सबसे लेस है तो थीटा एन किसका है, nth जोन का है, यानी nth जोन की एम्पलीट्यूड भी सबसे कम होगी, सबसे लेस होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा पर। इसलिए हम कहेंगे जो एम्पलीट्यूड nth जोन की, उसको अगर आर से लिखा है तो आर एन इज लेस 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 R1। आपको ये चीज़ देखने को मिल गई। एक चीज़ आप पता चल गया कि जो पहले जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड लगेगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो nth जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर, यहाँ पे पॉइंट P है, इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड लगेगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप जान गए, चलिए इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, इससे फिर अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, और इन सबको मिटा देते हैं। अब आगे हम क्या जानेंगे, हमें तो इस फॉर्मूले से किसी भी जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। पर अगर हम पूरे वेव फ्रंट जो हमने बनाया था, उस पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर कितना एम्पलीट्यूड लग रहा है उसे हमें जानना है। तो उसमें हमने जितना जोन बनाया उसमें हमने nth जोन बनाया है, सॉरी nth ने n जोन बनाया है, n जोन बनाया है। तो उस n जोन, पहले दूसरे तीसरे n, पूरे n जोन जितने जोन इसमें है उन सब जोन के एम्पलीट्यूड को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो चलिए इसे कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसे क्या कहते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड।
चलिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालती है, तो हमने nth जोन के अकॉर्डिंग निकाली, और जब nth जोन के अकॉर्डिंग निकालें तो हम किसी जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, अगर हम सबको ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 लास्ट में R है। एक चीज फिर से आप देखिए, हमने क्या कहा कि किन्हीं दो सक्सेसिव जोन के बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है, हमने यहाँ पे अभी लिखा था फेज डिफरेंस, हमने पाई लिखा था, पार्ट डिफरेंस को λ/2 लिखा था, और फेज डिफरेंस को पाई लिखा था, और टाइम डिफरेंस को t/2 लिखा था, और ये क्या है, फेज डिफरेंस पाई है, यानी किन्हीं दो सक्सेसिव यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा क्रम वाइज, ठीक है, तो इन्हीं दो सक्सेसिव जोन के बीच जो पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस होता है वो पाई होता है। तो इस वजह से अगर हम पहले जोन के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड है उसको हम प्लस में लेते हैं, तो दूसरे वालों को हम माइनस में लेंगे, इसलिए अगर इसको प्लस में लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है, इसको अगर प्लस में ले रहे हैं तो जो चौथा होगा एम्पलीट्यूड उसको माइनस में लेंगे। अब लास्ट में हमें नहीं पता है कि n इवन है कि ऑड है, इसलिए इसके पहले हम -1 टू द पावर n-1 कर देंगे। n अगर इवन होगा तो अपने अकॉर्डिंग आ जाएगा कि हमें माइनस आना है कि लास्ट में प्लस आना है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलिए इसको ऐड करते हैं, फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है इसे, R1 R2 प्लस R3 प्लस यहाँ माइनस होगा -R4 और डॉट 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 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसको जोड़ने कैसे हम जोड़ेंगे इसे, ठीक है, इसे हम कैसे जोड़ेंगे देख लीजिए। तो देखिए हम कैसे इसको जोड़ेंगे, इसको हम लिख सकते हैं R1/2 और इसको लिख सकते हैं फिर R1/2 और -R2 को रहने देंगे, और R3 को लिख सकते हैं R3/2 और R3/2 और R4 को रहने देते, ऐसे करते जाएंगे n तक, 1 Rn, ठीक है। चलिए आगे ऊपर और देखते हैं क्या होगा। अगर हम R1/2 ये और R3/2 अगर ये लेते हैं तो इन दोनों का मीन इसके बराबर हो जाएगा। देखते हैं कैसे, R1/2 प्लस R3/2 R1 प्लस R3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, ऐसे हो जाएगा। तो इसलिए अगर इन दोनों का अगर मीन लेते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये R2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें देखते हैं, यहाँ पे R5/2 भी होगा और एक फिर R5/2 होगा, तो अब इन दोनों को देखते हैं, R3/2 और R5/2 इन दोनों का अगर मीन लेते हैं तो R4 आएगा, और वो R4 और ये R4 दोनों मिलके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम पूरे लास्ट तक करेंगे। तो लास्ट में ये देखें कि लास्ट में जो n है इवन है कि ऑड है, दो कंडीशन है आएगी, इवन ये नंबर इवन भी हो सकता है, ये नंबर ऑड भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इवन और दोनों लेकर देखते हैं और देखते हैं लास्ट में क्या आता है। तो हम n तो जानते नहीं कि इवन है कि ऑड है, तो हम दोनों लेकर देखेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन लेके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन अगर मान लेते हैं कि इवन ऑड हो, ठीक है, मान लेते हैं केस 1, अगर जो लास्ट में नंबर है वो अगर ऑड होगा तो हम 5 तक लेकर देखते हैं, ठीक है, 5 तक लेकर देखते हैं, क्योंकि 5 भी तो ऑड नंबर है, इसलिए 5 को ही लेके देखते हैं। 5 तक यहाँ पे देख लीजिए, 5 तक तो है ही, तो क्या बचेगा, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने में, ये दोनों भी कैंसिल हो जा रहा है। तो लास्ट में क्या बच रहा है, जो हमने नंबर लिया है ऑड नंबर उसका सिर्फ एक बच रहा है, यानी क्या कह सकते हैं, क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है। इसे आपको देखने से लग रहा है, इसलिए अगर यहाँ पे जो n लास्ट में जो n है अगर वो ऑड होगा, अगर वो ऑड नंबर होगा तो क्या बचेगा, R1/2 बच जाएगा,
और यहाँ पे आर और एन अगर ऑड है तो n/2। फर्स्ट केस ये हो सकता है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, अगर ये जो लास्ट वाला नंबर है वो अगर इवन होगा तो क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ इवन देखने के लिए हम 4 तक देखते हैं। अगर 4 तक हम देखते हैं इवन देखने के लिए, तो इसको मिटा देते हैं, फिर से देखते हैं कंडीशन। अगर इवन होगा तो लास्ट में क्या आ रहा है, r1/2 तो आएगा ही। ये तो तीनों कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तीनों कैंसिल हो गया। तो बच क्या रहा है, 2 चीज़ बच रहा है। एक तो ये बच रहा है r3/2 और ये -r4 बच रहा है। 2 चीज़ बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर n क्या हो, केस 2 अगर इवन हो, यानी n इज इक्वल टू क्या हो, इवन हो। अगर n को हम यहाँ पे इवन मान रहे हैं तो केस सेकेंड में क्या बचेगा, देखिए यहाँ से देखिए, r1/2 तो बचेगा ही। ये क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम निकाले। और यहाँ पे क्या बच रहा है, हमने यहाँ पे इवन क्या माना था, 4 माना था, तो 4 से एक यहाँ कम बच रहा है। ये चीज़ अगर देखेंगे यहाँ पे उतना/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं rn-1/2, एक ये बच रहा है। और यहाँ पे जो हमने r माना है कि इवन है वो एक बच रहा है, इतना बच रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम क्या माने कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो देखिए हमने अभी आपको यहाँ पे नीचे लिखा था, यहाँ पे नीचे जो लिखा था कि Rn इज लेस R1, यानी कि Rn बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा है। यानी कि Rn जो nth जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और जो पहले जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए Rn जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड सबसे कम है, तो यहाँ पे इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, r1/2 आ रहा है। और देखिए इसके जस्ट इसके बाद क्या आएगा, rn-1, ये भी कोई खास नहीं ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर r1 के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। यानी पहले जोन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड होगा उससे बहुत ही कम होगा, इसलिए हम इसको भी नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, r1/2 आएगा। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, r1/2, ठीक है। यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। यानी पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर कितना एम्पलीट्यूड लग रहा है, जो फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड लग रहा है वही पूरे जोन के अकॉर्डिंग लग रहा है, लगभग कह सकते हैं, ठीक है। /2 r1/2 है, ठीक है। पूरे वेव फ्रंट हमने कहा क्या, पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड लग रहा है, बस वो फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड लग रहा है उसके आधे के बराबर है, ठीक है। उसके लिए पहले जोन के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड पॉइंट P पर लग रहा है उसके आधे के बराबर पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। यानी फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड, फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड r1 हमने माना था, तो पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग हम क्या मिल रहा है, r1/2। यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड लग रहा है वो कम लग रहा है। पहले के अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो तो r1 लग रहा है, पर पूरे वेव फ्रंट से अगर हम देख रहे हैं, पूरे एम्पलीट्यूड को जोड़ दे रहे हैं पूरे जोन के अकॉर्डिंग, तो उससे और कम हो जा रहा है। पहले जो जोन था r1 उसके आधे के बराबर हो जा रहा है। यानी कि पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर एम्पलीट्यूड और कम हो जा रहा है, या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जा रहा है। ये तो हमने एम्पलीट्यूड देख लिया। अब चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी। पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी क्या होगी, ये इंटेंसिटी देख लेते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या होगा। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड क्या है, r, ठीक है, उसके स्क्वायर होती है, ठीक है। तो अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे k और r स्क्वायर। पूरे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसलिए यहाँ पे a लिख देते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक। तो I इज इक्वल टू k और पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, r1 पहले जोन के अकॉर्डिंग /2 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू k r1 स्क्वायर /4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले जोन के अकॉर्डिंग क्या होगा
एम्पलीट्यूड, सॉरी पहले जोन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी, आपको ऊपर देखने से लग रहा है कि पहले जोन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी है पॉइंट पी पर, पहले जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर इंटेंसिटी के आर स्क्वायर तो होगा ही, और बाई 4, यानी कि इसको हम कह सकते हैं I1 बाई 4, यानी पूरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी घट रही है। देखिए पहले जोन के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी I1 है, पर पूरे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर इंटेंसिटी उसके 4, उसके यानी चौथे भाग के बराबर हो जा रही है। यानी कह सकते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये दोनों घट रही है। ठीक है, क्या अगर पूरे वेव फ्रंट से लेते हैं तो इसीलिए हम लोग, इससे तो पूरे घट रही है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इसीलिए जो जोन है उन्होंने जो फ्रेस्नेल है उन्होंने एक जोन प्लेट बनाया, और उस जोन प्लेट से जब इंटेंसिटी निकाली और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला तो वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक जोन प्लेट्स बनाया और उससे इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, जो हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।